हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिंदी 50 मार्क्स रेखा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। ये वीडियो पार्ट 2 के BA, BSc, BCom के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में मनोरमा गेस्ट पेपर का 50 मार्क्स हिंदी मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मनोरमा गेस्ट पेपर का वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संजीवनी किस तरह का काव्य है? खंड काव्य। संजीवनी जो है खंड काव्य है। निम्न में से किस रचना में देव और असुर की कथा को स्थान दिया गया है? संजीवनी में देव और असुर की कथा को संजीवनी में स्थान दिया गया है। संजीवनी क्या है? संजीवनी जीवनदायिनी है। ऑप्शन ए हो जाएगा जीवनदायिनी। देवगुरु के रूप में कौन विख्यात है? बृहस्पति। देवगुरु के रूप में बृहस्पति फेमस है। शुक्राचार्य किस रचना से संबंधित है? संजीवनी से। शुक्राचार्य संजीवनी से संबंधित है। खंड काव्य का उदाहरण निम्न में से कौन सी कृति है? संजीवनी। खंड काव्य का उदाहरण संजीवनी है। कच्छ का चरित्र निम्न में से किस काव्य कृति में वर्णित है? संजीवनी में। कच्छ का चरित्र संजीवनी में वर्णित है। मानवीय संकल्प और आस्था को संजीवनी काव्य का कौन सा पात्र प्रतीकित करता है? कच्छ। आरसी प्रसाद सिंह किस युग के कवि हैं? प्रतिवाद युग के। आरसी प्रसाद सिंह प्रतिवाद युग के कवि है। देवगुरु बृहस्पति का वर्णन किस काव्य कृति में मिलता है? संजीवनी में। देवगुरु बृहस्पति का वर्णन संजीवनी काव्य कृति में मिलता है। संजीवनी काव्य के रचयिता कौन है? आरसी प्रसाद सिंह। संजीवनी काव्य के रचयिता आरसी प्रसाद सिंह हैं। आरसी प्रसाद सिंह की रचना है संजीवनी। संजीवनी रचना आरसी प्रसाद सिंह की है। संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है देवासुर संग्राम से। संजीवनी काव्य का प्रारंभ देवासुर संग्राम से होता है। दानव सेना किस पर आक्रमण करती है? अमरावती पर। दानव सेना अमरावती पर आक्रमण करती है। शुक्राचार्य कौन थे? दानवों के गुरु। शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। कच्छ कौन था? बृहस्पति का पुत्र। कच्छ जो है बृहस्पति का पुत्र था। शुक्राचार्य का निवास स्थान कहाँ था? तमसा नदी के तट पर। शुक्राचार्य का निवास स्थान तमसा नदी के तट पर था। देवयानी किसकी पुत्री थी? शुक्राचार्य की। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है? सहस्त्र वर्ष तक। कच्छ सहस्त्र वर्ष तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, कच्छ की हत्या के अंतिम प्रयास में दानव क्या करते हैं? कच्छ को मारकर उसके शरीर का भस्म बनाकर पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला देते हैं। शुक्राचार्य को कच्छ के लिए कितनी बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ा है? 3 बार। ऑप्शन सी हो जाएगा 3 बार। संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीवित करता है? शुक्राचार्य को। संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम शुक्राचार्य को जीवित करता है। देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है? जलधार से। कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है? बहन के रूप में। कच्छ देवयानी को बहन के रूप में देखता है। संजीवनी काव्य का स्रोत है महाभारत। संजीवनी काव्य का स्रोत महाभारत है। संजीवनी है एक संजीवनी क्या है? संजीवनी एक खंड काव्य है। संजीवनी का प्रतिपद है कच्छ देवयानी प्रसंग। कच्छ कहाँ का रहने वाला है? अलकापुरी। कच्छ अलकापुरी का रहने वाला है। संजीवनी काव्य का नायक कौन है? कच्छ। संजीवनी काव्य का नायक कच्छ है। बृहस्पति कौन है? देव के गुरु।
कच्छ के पिता दोनों हैं। बृहस्पति देव के गुरु भी हैं और कच्छ के पिता भी हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। संजीवनी काव्य की नायिका है देवयानी। संजीवनी काव्य की नायिका देवयानी है। कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है? तीसरा सर्ग में और छठा सर्ग में, दोनों में आया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों में। देवयानी किस काव्य कृति की नायिका है? संजीवनी। देवयानी संजीवनी काव्य कृति की नायिका है। शुक्राचार्य किसके गुरु थे? असुर के। शुक्राचार्य असुर के गुरु थे। संजीवनी विद्या किसके पास थी? शुक्राचार्य के पास। संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास थी। कच्छ किस काव्य का पात्र है? संजीवनी का। कच्छ किस काव्य का पात्र है? संजीवनी का। संजीवनी ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक? पौराणिक। संजीवनी पौराणिक काव्य है। शुक्राचार्य की पुत्री का क्या नाम है? देवयानी। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी है। कच्छ के पिता का क्या नाम है? बृहस्पति। कच्छ के पिता का नाम बृहस्पति है। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में पार्ट 2 हिंदी 50 मार्क्स मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवा दिया हूं। अगर आप मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, तो जाइए प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसके बाद देखिए पाषाणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, पंचानन किसे कहा जाता है? शिव को। पंचानन शिव को कहा जाता है। गीति नाट्य का उदाहरण निम्न में से कौन सी कृति है? पाषाणी। पौराणिक वातावरण की रक्षा के लिए सूत्रधार की अवतारणा किस रचना में की गई है? गंगावतरण में। एक दिनकर का प्रकाशक कर्म पंक्ति में दिनकर का क्या अर्थ है? सूर्य। एक दिनकर का प्रकाशक कर्म पंक्ति में दिनकर का अर्थ सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि का चरित्र किस रचना में आया है? उर्वशी में। भरत मुनि का चरित्र उर्वशी में आया है। अहल्या का चरित्र किस रचना के केंद्र में है? पाषाणी। अहल्या का चरित्र पाषाणी रचना के केंद्र में है। गौतम मुनि का संबंध किस रचना से है? पाषाणी से। गौतम मुनि का संबंध पाषाणी से है। पाषाणी के लेखक अगर आपसे पूछें तो पाषाणी के रचनाकार जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। असुर गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं? शुक्राचार्य। देवगुरु बृहस्पति का वर्णन किस काव्य कृति में मिलता है? संजीवनी में। संजीवनी के लेखक अगर आपसे पूछे तो आर.सी. प्रसाद सिंह। संजीवनी के रचनाकार आर.सी. प्रसाद सिंह हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना निम्न में से कौन है? पाषाणी। पाषाणी काव्य की विधा क्या है? गीति नाट्य। पाषाणी काव्य की विधा गीति नाट्य है। भागीरथ के पूर्वजों को किस ऋषि ने शाप दिया था? दुर्वासा। ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्वासा ने। मैं प्रसन्न हूँ स्वर्ग डगा उतरे भू पर पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? गंगावतरण से। अलौकिक कला प्रेम तथा लौकिक द्वंद्वात्मक प्रेम को केंद्र में रखकर लिखी गई रचना कौन सी है? उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुर मानव से लड़े तो जाएगा ही हार पंक्ति में असुर शब्द का अर्थ क्या है? राक्षस। अहल्या किस ऋषि की पत्नी थी? गौतम की। अहल्या गौतम की पत्नी थी। पाषाणी गीति काव्य के कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। कला की दृष्टि में पाषाणी है गीति काव्य। कला की दृष्टि में पाषाणी गीति काव्य है। गंगावतरण के नायक है भागीरथ। गंगावतरण के नायक भागीरथ है। भागीरथ किस काव्य के नायक है? गंगावतरण। उर्वशी संगीति में कितनी दृश्य है? 4। पुरूरवा किस काव्य का पात्र है? उर्वशी। पुरूरवा उर्वशी काव्य का पात्र है। मेनका और रंभा किस काव्य की पात्रा है? उर्वशी। पाषाणी किसे कहा गया है? अहल्या को। पाषाणी किनकी कृति है? जानकी वल्लभ शास्त्री। गंगावतरण किस पाठ्य पुस्तक में है? पाषाणी में। गंगावतरण किस पुस्तक में संकलित है? पाषाणी में। गंगावतरण पाषाणी पुस्तक में संकलित है। पाषाणी किस विधा की रचना है?
गीति नाट्य। पृथ्वी पर गंगा अवतरण किनके सत्प्रयास से हुआ था? भागीरथ के। पृथ्वी पर गंगा अवतरण भागीरथ के सत्य प्रयास से हुआ था। पाषाणी किसे कहा गया है? अहल्या को। पाषाणी अहल्या को कहा गया है। इसके बाद राष्ट्रभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रभाषा मानी जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। भारत में राष्ट्रभाषा मानी जाने वाली भाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को किस देश के लोगों ने मान्यता दी है? भारत के लोगों ने। राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के वर्ग में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ राजभाषा भी है? हिंदी। हिंदी राष्ट्रभाषा के होने के साथ साथ राजभाषा भी है। भारत की राष्ट्रभाषा ही भारत की मातृभाषा है। तो ये सही नहीं है, असहमत है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है, हर जगह की मातृभाषा अलग अलग है। इसके बाद राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो देखिए राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, राजकीय कार्य संचालन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? भाग 17 में। भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 343 संबंधित है राजभाषा से। अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि है देवनागरी। राजभाषा का उपयोग है। राजभाषा का उपयोग कार्यालय में होता है, लेखों में, पत्र व्यवहार में, सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से किस भाषा में संस्कृत के सत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? हिंदुस्तानी। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? हिमाचल प्रदेश। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी से। निम्न में से किसकी राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं है। हिंदी का प्रथम प्रचारक निम्न में से किसे माना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। हिंदी का प्रथम प्रचारक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वप्रथम कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? केवल 14। संविधान के शुरू में स्टार्टिंग में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय संविधान के 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थीं। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। राजभाषा संबंधी अनुच्छेदों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? 17वें भाग में। ऑप्शन ए हो जाएगा 17वें भाग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देता हूं। इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा।
अगला वीडियो में संपर्क भाषा से स्टार्ट करेंगे। इससे आगे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।